डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। आज की दो सबसे बड़ी खबरें रहीं। एक तरफ जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात इस वक्त जबकि हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जारी हैं और कयास ये किया जा रहा है कि शायद आज ये तवील देर तक जो है मुज़ाकरात चलते रहेंगे। इन मुज़ाकरात में नतीजा क्या निकलता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात मंजूर हो जाएंगे? जो उनके दो मुतालबात हैं, एक तो ये कि उनके तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जिसमें ज़ाहिर है नाम तो नहीं लिया जा रहा, लेकिन बानी PTI इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है। और दूसरा ये कि 9 मई एंड 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन की तश्कील। 9 मई के हवाले से आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, जहां पे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए और इंसानी तकाज़ों, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे 9 मई में जिन मुजरिमान को सज़ा सुनाई गई थी अभी चंद दिन पहले ही पिछले दिसंबर में, उनमें से 19 मुजरिमान ने रहम की अपील की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से, और उन 19 मुजरिमान को आर्मी चीफ के सोल डिस्क्रिशन पे माफ़ कर दिया गया। तो जो बाकी 48 मुजरिमान हैं उनकी जो मामला है वो अब कोर्ट ऑफ अपील में जाएगा, और मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने 9 मई में मुलव्वस उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रहम की अपील की थी। अब ये सारे वो मुजरिमान हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं। तो ये आर्मी चीफ से रहम की अपील कर रहे हैं, की है, और ये मंजूर हो गई है। 19 की सज़ाएं माफ़ हो गई हैं, बाकी 48 का मामला कोर्ट ऑफ अपील में जाएगा। तो मजमूई तौर पर 67, और इसके अलावा भी ये सहूलत एक तरह से जो कानून इंसाफ के तकाज़े हैं, जो कोड ऑफ प्रोसीजर है, उसके मुताबिक बाकी मुजरिमान को भी ये सहूलत हासिल है। तो किसी भी वक्त अगर वो रहम की अपील करें तो उनकी अपील मंजूर की जा सकती है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से। क्या ये एक CBM है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऑलिव ब्रांच है रियासत की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और इसका रिज़ल्ट, इसका जो रिएक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस वक्त तक तो एक मुस्बत है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म क्या होगा, इन्हीं सारे मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दोनों सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, बड़े ज़बरदस्त। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो कि सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और अहमद अवैस एडवोकेट साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर हैं। अहमद अवैस साहब, सवाल आपसे मैं करती हूँ, इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मुज़ाकरात चल रहे हैं। आज ही 9 मई के 19 मुजरिमान की सज़ाएं आर्मी चीफ की तरफ से माफ़ होना CBM है। CBM लगता है ये आपको, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा मुज़ाकरात पे, और जो मुज़ाकरात की एक्चुअल डिमांड है ख़ास तौर पे इमरान खान की रिहाई, अगर वो ना हुई तो ये CBM काउंट करेगा PTI के लिए? अहमद अवैस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर कि जबकि मुज़ाकरात चल रहे हैं और सज़ाओं का ये सिलसिला अपनी जगह पे, और फिर उसमें मर्सी पिटिशंस को एक्सेप्ट कर लेना, उससे पहले एक बहुत रिजिड व्यू रखा हुआ था ISPR की तरफ से। आपने DG साहब की सुनी होंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, जैसे जो उनका अंदाज़ हुआ करता था। तो मैं इसको बड़ा पॉजिटिव अंदाज में देखता हूँ कि यकीनन आर्मी चीफ ने यह महसूस किया होगा कि फ़ौज का इमेज जो है पाकिस्तान के अवाम के दिलों में रिहेबिलिटेट होना चाहिए, बहाल होना चाहिए, वही प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त का जो पहले था। सर अभी भी है, उनको ये भी रियलाइज हुआ होगा कि ये अभी डिस्टॉर्ट हुआ जी। ये नून लीग की साजिश थी करने की, ये बहुत बड़ी साजिश थी शहबाज और नहीं सर, ये फौज के सर, यहाँ पर मैं आपसे हम्बली डिसएग्री करूंगी, आपसे रिस्पेक्टफुल डिसएग्री करूंगी, लेकिन आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। फौज के इमेज का किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी सियासी जमात से, किसी सियासत के एलिमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है सर। नहीं है, देखिए ना, इसीलिए आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि ताल्लुक ना होने के बावजूद जो फौज के ऑफिसर बीच में
मुलविस हुए, शायद वो चीफ आर्मी स्टाफ को इल्म भी ना हो, क्योंकि उनके सामने पूरे मुल्क का एक सिक्योरिटी का निज़ाम है संभालना, फौज का कंट्रोल करना। जो मुलविस हुए उनका कोर्ट मार्शल चल रहा है। फौज नहीं, उसका नहीं, वो तो एक का चल रहा है ना। वो तो सिर्फ फैज़ हमीद का और उसके साथ एक दो और लिए उन्होंने, लेकिन हाज़र सर्विस जो हैं, मसलन आपको एक बड़ी मोटी मिसाल दे देता हूँ कि ये मोहसिन नकवी साहब और फैसल बाड़ा साहब ये कैसे इलेक्ट हो गए? अगर ये मुलविस नहीं है फौज, तो ये बता दीजिए आप। किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए हुए थे, उनको बिठा के इनको वोट डाला, क्यों? सर इनके मुंतखब होने से एस्टैब्लिशमेंट का क्या ताल्लुक? और माशाल्लाह आप कानूनदान हैं सर, कोई ऐसे सबूत दीजिए ना जो कोर्ट ऑफ लॉ में साबित भी हो सके सर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट ऑफ लॉ में तो ये चीजें कहाँ साबित होंगी? ना इनको कोई चैलेंज किया जाएगा ना किया गया। सर सबूत तो होना चाहिए, सर सबूत तो होना चाहिए ना। फिर इनको सेनेट, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने ये, लेकिन बहरहाल ये टाइम नहीं है कि इन बातों को खोला जाए। मैं अब तो है कि ये मसले जो है इसको खत्म किया जाए। हाँ। और आइंदा के लिए नहीं, सर, बात आपने खोली है ना, तो मैं तो उस पे आपसे जो है काउंटर आर्गुमेंट चाहती हूँ, रिस्पेक्टफुली। जी बताइए। नहीं, आप जवाब मुकम्मल कीजिए, मैं सिर्फ एक बीच में रोकना दे रही थी। जी मैं कर रहा हूँ कि ये मामला इसी तरह से इमरान खान का आपको याद होगा कि जब ये 8 फरवरी को इलेक्शन होना थे, तो उससे एक हफ्ता 10 दिन पहले उनके 3 केसेस के अंदर एक बाद दीगर सजा सुना दी गई, और इस तेजी से एक ट्रायल किया गया कि रात के 1 बजे तक 1:30 बजे तक जो है वो जेल ट्रायल के अंदर जज साहब बैठे होते थे। हाँ। और कहते थे मेरी मजबूरी है, मैंने तो ट्रायल ये आज ही मैंने लेकिन सर सवाल का आगाज जहाँ से हुआ था, मैं आपको वहीं पे वापस लेके जाती हूँ कि आज जो मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ना। ये एक बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खुशाइन, बड़ी अप्रिशिएबल बात है कि आर्मी चीफ ने रहम की अपील मंजूर की है। 67 की ऑलमोस्ट, बाकी होगा कोर्ट ऑफ अपील में है जो कि मुमकिन तौर पर गालिबन वो भी हो जाए, लेकिन 19 का तो हो गया ना, तो ये एक ऑलिव ब्रांच तो एक्सटेंड हुई है ना। मैं एक स्टेप आगे ले रहा हूँ, मैं तो एक स्टेप आगे ले रहा हूँ कि ना सिर्फ ये कि मुज़ाकरात के ऊपर इसके पॉजिटिव इफेक्ट होगा, हाँ ठीक, बल्कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के मुतालिक भी लोगों के दिलों में वही प्यार और मोहब्बत भी उजागर होगा। ठीक, चलें, और होना चाहिए। ठीक, मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस जफर साहब, मैं इस पे आपका व्यू पॉइंट चाहूंगी सर, क्योंकि आप एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा एक आप कन्विक्टेड व्यू पॉइंट रखते थे कि 9 मई के हवाले से कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, इसका एक टेस्ट केस बनना चाहिए, जो कि बना, सजाएं हुई, उसके बाद रहम की अपील, साथ में मुज़ाकरात। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ द लिसनर्स। देखिए, पाकिस्तान की सियासत आसान काम नहीं है। हम सियासतदान हों या रियासत के ज़ैली इदारे हों, वो एक कॉन्फ्लिक्ट में तो डे 1 से हैं, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का इजहार सियासी तौर पे होता रहा। ये जो इजहार है ना कि बंदूक लेके और गन लेकर और गुलेलें लेकर और गालम गलोच के साथ लश्कर कशी करके हर शय को तहस नहस करना, जो मेरी राय में 9 मई को हुआ, ये मुनासिब नहीं था। चलो जो भी है, अब मैं तो बहरहाल ये कहता हूँ कि इसकी सज़ाएं होनी चाहिए, हो गई। ठीक, बहरहाल ये अलग बहस है कि सिविलियन होनी चाहिए, फौजी। वो समझते हैं कि हमारा लॉ मौजूद है। इमरान खान की हुकूमत में भी 180 आदमी इसी कानून के तहत सिविलियन ट्रायल हुए थे, बहरहाल ट्रायल हो गए, और इमरान खान खुद डिफेंड किया करते थे सर मिलिट्री कोर्ट्स को। जी और मुझे मालूम है, लेकिन बात ये है, मैं पुरानी बातें नहीं करता तो कि मामला आगे बढ़े। बात ये है कि एक टोकन था, हो गया। अगर उन्होंने माफ़ी की अपील की तो बिल्कुल माफ़ करना चाहिए। आई अप्रिशिएट करता हूँ, क्यों? हमारे अपने बच्चे हैं ना जी। सियासतदानों ने अगर बड़ों ने उनको गुमराह किया है तो हमारे अपने बच्चे हैं ना, हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, तो हमें आगे बढ़ना है। एक टोकन होता है, अल्लाह करेगा कि बाकी भी अपील के थ्रू या अदालतों के थ्रू ये मामला आगे बढ़े, लेकिन माफ़ी नहीं। मैं माफ़ी मांगे वो खुद तो ठीक है, हमें उस वक्त देनी चाहिए स्टेट को जब वो मांगे। लेकिन मैं इस बात पर खुश हूँ कि देखिए, हमने तो हालांकि इलेक्शन के बाद भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए, बिलावल खान भुट्टो खड़े हुए कि आओ हम आपसे बातचीत करते हैं। वो कहते थे मोदी से बात होगी, तालिबान से बात होगी, आपसे नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब बातचीत जारी है। मैं इस पर खुश हूँ।
मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को बात करती रहनी चाहिए, हमें तलखियाँ बंद करनी चाहिए। लेकिन इधर से भी ओलिव ब्रांच, मैं आपकी तरफ से गवर्नमेंट के साथ दे रहे, उसकी तरफ से मैं इनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन अगर वहाँ से कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयज हुए हैं ना, ये जो गालम गलोच का ब्रिगेड है ना, सोशल ब्रिगेड, जिससे ना मैं बचा हूँ ना आप बचे हुए हैं, इसका मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को फर्स्ट कंडीशनैलिटी लगानी चाहिए। ठीक, मेरी गवर्नमेंट से दरखास्त है कि गालम गलोच बंद करो तो हम बात करेंगे। आर्मी चीफ को गालियां, फौज को गालियां, हमारी पार्टी को गालियां, पीपल पार्टी को, और गालियां कब तक चलेंगी भाई, बस करें। हम आगे बढ़ते हैं और तमाम सियासत टेम्परेचर लो करें, इकानमी चल पड़ी है, इसको चलने दें, वक्त इलेक्शन होंगे और एक नया पॉलिटिकल कल्चर डेवलप करने की कोशिश करें। ठीक, अच्छा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, ये जो 9 मई के जिन मुजरिमान ने माफ़ी मांगी है, 67 ने मांगी है, 19 को ग्रांट कर दी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने, क्या इस मिसाल को सामने रखते हुए, इस मिसाल को एडॉप्ट करते हुए इमरान खान को भी माफ़ी नहीं मांग लेनी चाहिए? देखिए, पाक फौज ने ऐलान किया था, उसकी आप वजह समझे। देखिए, जो कुछ करने की कोशिश की गई थी ना, वो इनकलाब लाने की कोशिश थी, रेवोल्यूशन की, वो नहीं हुआ। जब रेवोल्यूशन कामयाब हो जाए ना, तो नई हुकूमत बन जाती है, हर शय ख़त्म हो जाती है। और जब इनकलाब नाकाम होते हैं ना, उसको बगावत कहा जाता है। बगावत का अंजाम हमेशा फांसियाँ होती हैं, सजाए मौत होती हैं, जेलें होती हैं। ये तो नरमी की है रियासत ने, और उन्होंने फिर भी ये कहा है कि अगर उनकी लीडरशिप जो वहाँ मौजूद भी थी 2 महीने से पहले कह रही थी और कोर्ट में बैठ के कहती थी अगर ये ना होता तो फिर क्या होता, मेरी गिरफ्तारी पे ये होता तो क्या होता, इस्लामाबाद में कहा ना उन्होंने नरमी की। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इसको तस्लीम कर लें, अपोलॉजी कर लें, हम छोड़ देते हैं। ये अच्छा वे होता है। देखिए, गलती हम सबसे हो जाती है, मैंने सैकड़ों गलतियां की हैं, तो अपोलॉजी बड़ा आदमी करता है, अच्छी बात है। ठीक, कौमी सतह पर वो कह दें कि हमसे गलती हुई है, हमारी सियासी स्ट्रेटजी नाकाम हो गई, इसमें क्या बात है। फिर अगर ये करते हैं तो मैं कहूँगा तो सब आपको माफ़ कर दें। इमरान खान का नाम मैं नहीं लेता कि ये कहेंगे जी ये है वो है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, इस तमाम मुज़ाकरात में 26वीं तरमीम चली गई, इलेक्शन जो हम पे इल्ज़ाम थे वो ख़त्म हो गए, ले दे के बाद तो अंदर से एक ही बात खड़ी है, एक ही। अच्छा, वो आज आप देखें मेरे दोस्त, कौन सी बात सर, कौन सी बात खड़ी है? जिसको वो कहते हैं एनआरओ, मैं कहता हूं इमरान खान की छुट्टी। अच्छा। लेकिन यार मेरे दोस्त शाह महमूद का नाम नहीं लेते, किसी का नाम नहीं लेते, खान सही असा क्यों छुट्टी खप्पे वो कहते हैं। मैं फिर भी कहता हूं ये चीजें चलती रहती हैं, हमें टेम्परेचर को ठंडा करना चाहिए। ठीक, हमें वो सियासी कुव्वत मान लें जो नहीं मानते, हमें भी उनको मानना चाहिए। मिलजुल, मुल्क तो मेरा है ना, मुल्क तो आवाम का है ना, मुल्क किसी पार्टी का नहीं है। बहुत अच्छा। आए हम आगे बढ़ें। कल भी आखिरी फिक्रा, कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उड़ान पाकिस्तान को लॉन्च करते हुए कहा है कि मैं तलखी की बातें नहीं करता, आओ हम पाकिस्तान को आगे ले जाएं। मैं भी प्राइम मिनिस्टर साहब की आवाज में आवाज बाकी एक कारकुन, एक शहरी की हैसियत से कहता हूं, एनफ इज एनफ, कोई फायदा नहीं होगा इस लड़ने का। ठीक, सही, आए आगे बढ़े मिलजुल के। सही, बड़ी ज़बरदस्त बातें आप कर रहे हैं। उससे पहले अहमद अवैस साहब भी बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे थे, लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट भी है कि अगर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको तस्लीम कर लें, यानी कि नून लीग की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तस्लीम कर लें, तो घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा कहाँ से, फिर ऑपोजिशन किस बात पे वो करेंगे। अहमद अवैस साहब, यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊँगी। और जो 9 मई के जिन मुजरिमान को रहम की अपील ग्रांट करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, सो इमरान खान को भी माफ़ी नहीं मांग लेनी चाहिए 9 मई पे? अब तो साबित हो गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग थे। इमरान खान का अपना एतराफ़ मौजूद है कि जी मैंने ऑर्डर किया था कि GHQ के सामने जाएं और वहाँ पे एहतजाज करें। सो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए मुज़ाकरात भी हैं, इमरान खान को माफ़ी नहीं मांग देनी चाहिए? देखिए, अभी आपने कहा कि इमरान खान ने खुद कहा कि GHQ के पास बाद जाके आप प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करना कोई जुर्म नहीं है। अगर फौज पकड़ेगी इमरान खान को तो लोगों के अंदर इश्तियाल अंगेजी पैदा होगी और वो खड़े होकर अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सर फौज ने नहीं पकड़ा, तो प्रोटेस्ट करना कोई जुर्म नहीं है। सर फौज ने नहीं पकड़ा था इमरान खान को। सुनिए ना मेरी बात, किसने पकड़ा? फौज ने नहीं पकड़ा तो किसने पकड़ा? सर फौज ने कैसे पकड़ा? सिविलियन, वो तो नैब का कानून था ना, सिविलियन लॉ था।
कोई वो मिलिट्री लॉ के तहत तो नहीं गिरफ्तार किया गया था ना सर। क्या ऑर्डर्स, आप बात सुनिए, क्या आपके नजदीक ऑर्डर्स जीएचक्यू से आए थे? ये ऑर्डर, ये जैसे कि ये तो प्राइम मिनिस्टर ने मैनोवर किया था ना, ये जैसे भी किया उसके रेपरकशन देखे ना कितने एक्यूट हुए सर। इसको और उसके नतीजे के अंदर सर जो बातें आप ये देखे ना, जो हमारे पास ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको तो हमने देखना होगा ना, जो सामने हुई है। सर दूसरी बात ये है, सवाल ये है जी, क्या वो जो इंक्वायरी की बात की थी, जुडिशियल इंक्वायरी की जो बात की थी, वो इसीलिए की थी ताकि ये चीज सॉर्टिंग हो, जिसका पता लग सके कि उस दिन कौन कौन से लोग क्या कुछ कर रहे थे। यास्मीन राशिद आप पौने 2 साल से जेल में है, उसकी रिकॉर्डेड आवाज जो है आज भी आप इनसे ले लें, प्रोसिक्यूशन ब्रांच से ले लें और सुन लें, वो यही कह रही है बार बार कि यहाँ खड़े होकर बात करनी, आगे नहीं जाना किसी ने। सर वो बाकी वीडियोस भी उनकी मौजूद, बाकी वीडियोस भी उनकी मौजूद है कि जहां पर वो लीड कर रही हैं, लेके जा रही हैं, कारकुनान को साथ लेके जा रही हैं, नहीं रोक रही, वो उसी इलाके में मौजूद हैं, वो बता रही हैं कि उनको सवाल ये उनको बताया जा रहा है कि जी यहाँ पे ये तोड़फोड़ की है और वो किसी को नहीं रोक रही। वो ना एक लफ्ज निकाल दें, अभी भी आप निकाल, ये कोई लेके आ जाए उसका कि वो कह रही हो कि तोड़फोड़ करो। उसने तो कहा यहाँ खड़े होकर प्रोटेस्ट करो, आगे नहीं जाना किसी ने। वहां पे खड़े होकर कोर कमांडर हाउस के पास प्रोटेस्ट के लिए वहां वो गई हैं। ये अब कोर कमांडर हाउस के बाहर सड़क के ऊपर खड़ा होना कोई आर्मी इंस्टॉलेशन तो नहीं है। देखिए ना, ये प्लान तो ये सिर्फ एक चीज को बनाने के लिए बनाया गया था एंड इट फिजल्ड आउट। अब ये कुछ कह लें, फिजल्ड आउट इस वजह से हो गया कि 9 मई के वाकये के बाद 8 फरवरी, इतने महीनों के बाद जनरल इलेक्शन होते हैं जिसमें उसकी सिंबल भी ले लिया, पार्टी का स्टेटस भी ले लिया, फिर 3 करोड़ लोगों ने वोट देके साबित किया कि वो 9 मई का वाकया को एक्सेप्ट नहीं करती कौम। सर 1.5 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़ तो पूरे तमाम के तमाम वोट इकट्ठे शायद हुए पार्लियामेंट। 3 करोड़ या उससे ज्यादा की अपनी फिगर है, जो भी है। नहीं सर, इलेक्शन कमीशन की फिगर है, वो तो रिगिंग भी है, इदारों के फिगर्स है सर, उसमें रिगिंग भी है ना जी। देखिए ना, उसमें रिगिंग है ना, बाकी तो सारी रिगिंग है। 6 करोड़ तो वोट पड़ा है सर, 6 करोड़ तो कंप्लीट वोट। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ ना, तो 6 करोड़ पड़ा है ना, तो आधा वोट तो इसको पड़ा है, इमरान खान को। यही रिकॉर्ड है वहां पर, आप चेक कर ले सर। अब मेरा कहने का मकसद ये है आपके सामने कि देखिए, बात सुनिए, सवाल ये है कहने का कि ये सूरत हाल जो है ये अब जिस तरह बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे, वो तो एक इमेजिनरी सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे थे, ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल हट के बात कर रहे थे। इमरान खान ने तो पहले दिन से, उसने माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता कि कहो, उसने कहा है कि आप इंक्वायरी कराएं, हमारे आदमी जहां पाए जाएंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि आज जो मुलजिमान को माफी मिली है, इमरान खान उससे सबक नहीं लेंगे और कतन 9 मई पे माफी नहीं मांगेंगे। 9 मई पे इमरान क्यों माफी मांगेगा, किस लिए? अच्छा, सवाल ये है कि जो आप देखो ना, इन लोगों ने ये कहां से ये देखो ना, इनका प्रॉपर ट्रायल कहां हुआ इनका। ये बात जो हमें, अब ये तो नहीं है कि आप ये कह दिए, इसका मतलब है कि हर चीज सीधी हो गई। क्वेश्चन तो ये है कि हमने जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि हुआ क्या है और कैसे हुआ है। ठीक, तो उस सूरत में जब हम ये देखेंगे तो हमें ये भी देखा, अब जिस तरह अगली बात आपने की, अभी ये भी कह रहे थे कि ये मैशत आगे चल रही है। भाई देखिए, जो लोग नेशनल एक्सचेकर को अपने बाप का माल समझ के या अपना माल समझ के उसमें से पैसा खुर्द बूद कर जाएंगे, वो मैशत को आगे लेके नहीं चल सकते। ये हकीकत हमारे सामने आ चुकी हुई है। अभी आपके सामने एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। ये नई हुकूमत बनी, शहबाज शरीफ ने कहा कि जनाब बड़ी सख्त मैशत खराब है, मैं तो तनख्वाह भी नहीं लूंगा, मैं एज प्राइम मिनिस्टर जो है बगैर तनख्वाह के काम करूंगा। और उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद IPP का शोर मचा, और जब डिटेल सामने आई तो पता लगा कि शहबाज शरीफ के 2 बेटे 28% ऑफ द टोटल IPP जो है वो उनके वो शेयर होल्डर हैं, उनकी अपनी वो चनियोट के अंदर वहाँ पे जो चल रही थी ये यूनिट, ये IPP के, और उसमें अरबों रुपया वो ले चुके हैं विदाउट गिविंग सिंगल यूनिट। ठीक, राइट। ये कौम के साथ
जब आप इस तरह से चलेंगे, ये कौम का लीडर अगर इस अंदाज में सोचेगा और इस अंदाज में कौम को गुमराह करेगा तो मामला बहुत खराब होंगे। ठीक, हमें देखिए, मैं एक और मिसाल दूं आपको। देखिए जफर साहब की तरफ भी जाना है मुझे। जी, आप जवाब कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन आप उधर से कर लें, फिर बाद नहीं, आप जवाब कंप्लीट कर लें, देन मैं उनका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ले लूंगी। मैं एक बात सिर्फ इतनी बताने लगा हूं कि तरक्की पजीर ममालिक में जहां लीडरशिप जो थी वो बहुत गरीब थी और गरीब ही रही, तो मुल्क तरक्की करके आगे बढ़ गए। सिंगापुर की मिसाल है, मलेशिया की मिसाल है, इंडिया की मिसाल है, आपके सामने है कि महातर को यहाँ के सिंगापुर के, यहाँ पे मलेशिया के 22 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद 92 साल की उम्र में दोबारा इलेक्ट हुए, लेकिन उनकी गुर्बत का और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सबके सामने थी, लेकिन मुल्क कहाँ पहुँच गया आपने देखा। इसी तरह सिंगापुर, ली वॉ ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसको। इंडिया में आपने देखा जब अयूब खान के साथ ताशकंद के अंदर मामला हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री वहाँ पे मर गया और उसके बाद उसकी बेवा को जब वहाँ से निकाला गया तो वो एक रेंटेड हाउस में रही जाके। उनका दूसरा प्राइम मिनिस्टर था गुलजारी लाल नंदा, रेंटेड हाउस में मरे अभी पीछे। मैं ये कह रहा हूँ उसके मुकाबले में हमारे नवाज शरीफ साहब, मुल्क गरीब हो गया, एवरग्रीन की और यहाँ पे जो इतनी अरबों की प्रॉपर्टीज बाहर बन गई, तो जब लीडरशिप अमीर होगी तो मुल्क गरीब हो जाते हैं। ठीक, राइट सर, ये फर्क है हमारे और उनके अंदर जो तरक्की कर गए हैं। ठीक है, नाउ आई हैव टू गो टू बैरिस्टर ज़फरुल्लाह खान साहब। सर, काफी देर से आप बड़ी पेशेंस के साथ, तहम्मुल के साथ सुन रहे हैं, योर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट साहब। पहले मैं आज करता हूँ, एक तो मुझे आपने उतना ही टाइम देना है जितना अभी आया है। पहली बात तो ये है कि गुजरे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, किताबों में लिखा है कि गुनाह कर लो ना तो माफ़ी मांगना अच्छा है, उसका जो आप जवाब पैदा करते हैं ना असल से बुरा हो जाता है। पीटीआई का रवैया ये है, जैसे कहते हैं ना कि मकतूल का जो वकील है वो ये कहे मकतूल के तो सर कंधों पे सर था ही नहीं, आप क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। 2 महीने खान साहब ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बाकायदा कंपेन की, सारे लोग गए, हमले किए, ये प्रोटेस्ट से कोई नहीं घबराता, हमले किए, जलाए, मुजस्मे शहीदों के जलाया, सब कुछ किया, ठीक सजाएं हुई हैं, नरमी की गई है इनके साथ। मैं तो कहता हूँ स्टेट ने इनको बहुत ही नरमी रखी है, लेकिन चलो अगर वो लोग खुद माफ़ी मांग लेते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। अब आगे चले, इन्होंने मिल मिला के GIT बनाई, 1 रुपए का इल्ज़ाम तो न लगा सके कि नवाज शरीफ ने फ़लाँ कमीशन लिया, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका 160 मिलियन वहाँ से लेके खुद पर तो इमरान खान ने किया, 190 मकान 190 मिलियन पाउंड जो 50-60 अरब रुपए बनते हैं। आगे चलें, छोटे घरों में रहते हैं, सादगी है। 305 कनाल का घर इमरान खान का है जो अक्सर शामलात पे कब्जा किया हुआ है उसने, ये इस तरह रहते हैं। अच्छा जी, कहते जी शहबाज शरीफ साहब के बच्चों के पावर प्लांट थे, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में एक कमीशन बैठाया था रेंटल पावर प्लांट का, उसकी उनके पास गवर्नमेंट थी ना, अगर इनके प्लांट गड़बड़ कर रहे थे तो उनको पकड़ लेते। एसी तो अमेरिका से खड़े होकर एसी तो उतरवा रहे थे, ज़मीनों पे तो हमारे लीडरों को लिटा रहे थे, वकीलों को तो ये मिलने नहीं दे रहे थे, ये तो इनकी हुकूमत थी। नहीं शाह साहब, नहीं मैं नहीं रोकता, मुझे नहीं रोके। अच्छा आगे चले, बात ये है उस रिपोर्ट में पढ़ें जो इनका मिनिस्टर लगाया हुआ था ना एनर्जी का, सारी उंगलियों उस पर उठी थी, उसको तो हटा दिया, कुछ किया तो नहीं इन्होंने। 6% पे नवाज शरीफ में भी गवर्नमेंट का हिस्सा था, हम डेवलपमेंट छोड़ गए थे, ठीक, आके 0 पे खान साहब ले गए, मरा के 2 पे गई। हम आते हैं डैम बनाते हैं, हम आते हैं मोटरवे बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, इन्होंने तो मुल्क को 10 साल से ज़्यादा मार रखा हुआ है, तबाह कर दिया। अभी इनके करतूतों को ठीक करके मुल्क आगे बढ़ना शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं, ठीक, आप ये बाहर भी आएंगे ना तो ये आराम से रहेंगे, नहीं है तो इनको फिक्स करना चाहिए, ताकि मुल्क की किस्मत के साथ 10 साल इन्होंने हमारे ज़ाय कर दिए। मुल्क के CPEC इन्होंने बंद कराया, हम लाए थे, ये धरने पर चढ़े हुए थे, यहाँ खड़े हुए गाली निकाल रहे थे चाइना को, इनके वजीर जो है पता नहीं क्या क्या बोलते थे, आज तक वो रिपेयर नहीं हो सका। तमाम मुल्क की जो सियासी तरक्की का रास्ता हमने बनाया था उसको इमरान खान ने गैर मुल्की एजेंडे के तहत उसको बर्बाद किया। इनको पूरी सजा मिलनी चाहिए, इनको सिस्टम को चाहिए कि इनको सबक सिखाएं कि पाकिस्तान के साथ ऐसी दुश्मनी क्यों की गई है। और नाम जो है, नारे बड़े अच्छे हैं, स्माइल भी विलन का तस्वर जहां नजर आता है,
ठीक राइट। इसी नोट पे मैं अहमद अवैस साहब आपकी तरफ आना चाह रही थी, लेकिन इस रिकॉर्डिंग का टाइम जो हमारे पास खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में मुज़ाकरात अभी चलते रहेंगे, मामलात अभी चलते रहेंगे, तो दोबारा आपको ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस, एडवोकेट साहब, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद का खुसूसी इंटरव्यू प्रोग्राम में शामिल करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम खुसूसी इंटरव्यू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब, साबिक गवर्नर सिंध हैं, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे, और एक तवील अरसे के बाद आप दोबारा पाकिस्तानी मीडिया पे, बल्कि आप पाकिस्तान की सियासत पे ना सिर्फ नमूदार हुए हैं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया पर भी आपने ये इंटरव्यू जो है मेरे प्रोग्राम के लिए आप दे रहे हैं। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और आप ऐसे हालात में इंटरव्यू दे रहे हैं कि जब मुज़ाकरात की बात चल रही है, ख़ासतौर पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात, और सिर्फ यही नहीं, एक 9 मई का बहुत बड़ा बैरियर बीच में मौजूद है जिसके बारे में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज 19 मुजरिमान की जो सज़ाएँ हैं रहम की अपील मंजूर करते हुए माफ़ कर दी हैं। तो आप समझते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, रियासत की तरफ से एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड हुई है, एक CBM है, बावजूद इसके कि 9 मई पे एक बड़ा कन्विक्टेड और बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है, नैरेटिव है रियासत का। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका जवाब किस तरह देना चाहिए, सिस्टम में रह के सियासत कैसे करनी चाहिए, और पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है डॉक्टर साहब? जी वालेकुम गरीदा, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, और आपको और आपके तमाम देखने वालों को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को नया साल मुबारक हो। तो यहाँ से मैं बात अपनी इब्तिदा करूँगा। जो आपका सवाल है, उस सवाल के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो गुज़िश्ता कुछ अरसे से, कुछ माह से मैं ये बात मुस्तकिल कहता आ रहा हूँ कि डायलॉग्स होने चाहिए, और ये बड़ी अच्छी एक शुरुआत है कि डायलॉग्स हो रहे हैं। और इसमें मैं अब देखना यह है कि बड़े वेल इंटेंडेड हों और सिंसियरिटी के साथ किए जाएं मसले को हल करने के लिए, तो यकीनन इसमें से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और मुल्क में जो एक जारी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो इनस्टेबिलिटी का है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का, वो भी एड्रेस होगा। दूसरा आपने पूछा कि जो ये मिलिट्री कोर्ट की सज़ाएं थी और उस पर पार्डन भी हुआ है, उनकी मर्सी पिटिशंस एक्सेप्ट की हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने, तो मैं समझता हूँ कि ये एक लीगल प्रोसेस है और एक सेंसिटिव इशू है। देखिए 9 मई पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है। ये पहली दफ़ा एक इतना बड़ा वाक़या हुआ है और ये पहली दफ़ा हैंडल किया है जिसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं मिलती है। तो इसको जब हम हैंडल कर रहे हैं, जब स्टेट इसको हैंडल कर रही है, तो यकीनन उसमें उनकी विजडम में जो भी चीज़ें इसकी अल्टीमेट एम जो इसमें होना चाहिए कि भाई जस्टिस हो, और ना जस्टिस सिर्फ ना ये कि नज़र आना चाहिए, और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने मर्सी पिटिशंस एक्सेप्ट की हैं, और मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि ये सब पाकिस्तानी हैं और ये किसी ऐसी सूरत हाल में इंडल्ज हो गए और इन्वॉल्व हो गए जो कि बहुत ही स्टेट के लिए, रियासत के लिए एक चैलेंज बन गया, और उसको अब रिजॉल्व किया जा रहा है। तो उस रेजोल्यूशन में अगर ये एक एलिमेंट आ गया है मर्सी का और इसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहरहाल एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी अगर वो मिसलीड हो गए या किसी भी वजह से इंडल्ज हुए इन चीज़ों पे, ये माजी में आपको याद होगा 2014 में भी इस किस्म का एक सनसेट क्लॉज के साथ इस तरह की कुछ कवानीन बनाए गए थे, जो कि क्योंकि टेररिज्म बहुत उरूज पे था और उसको हैंडल करना था। तो ये एक इशू है जिसको कि हैंडल किया जा रहा है, और एक अनप्रेसिडेंटेड इशू है 9 मई का वाक़या जिसको कि हैंडल कर रहे हैं। तो इसमें किसी पुरानी मिसाल के साथ इसको आपको रिलेट नहीं कर सकते, बल्कि इसमें ज़ाहिर है जो भी सॉल्यूशंस निकलेंगे
वही अडॉप्ट किए जाएंगे जो कि मुल्क की बेहतरी में होंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप डॉक्टर इरशाद अली बात साहब, और जहाँ पे 9 मई अनप्रेसिडेंटेड है इन इटसेल्फ कि इस किस्म के वाक़ई की, इस किस्म के हमलों की पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। बल्कि आप दुनिया भर की तारीख़ उठा के देख लें, मॉडर्न हिस्ट्री उठा के देख लें, आपको इस किस्म के अटैक्स की किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन उसके साथ ये भी अनप्रेसिडेंटेड कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुल्ज़िमान को सज़ाएँ हुई, मुजरिमान साबित हुए और फिर आर्मी चीफ ने उनको पार्डन भी कर दिया, मर्सी पिटीशन उनकी एक्सेप्ट भी कर ली। तो इसी मिसाल को सामने रखते हुए, इसी प्रेसिडेंट्स को सामने रखते हुए, इसी सेंटिमेंट को सामने रखते हुए, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। सो क्या ये पॉसिबल है हुकूमत के लिए कि हुकूमत उनकी डिमांड मान ले? आपके नज़दीक इसका हल क्या निकलना चाहिए? बिकॉज अगर ये डिमांड उनके कबूल नहीं होती तो फिर गालिबन डेडलॉक होगा या एक वाटरशेड मूवमेंट हो सकती है इन मुज़ाकरात में। तो क्या उस सूरत में इमरान खान को आपके नज़दीक माफ़ी मांग लेनी चाहिए आज के प्रेसिडेंट को सामने रखते हुए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि ये एक वाक़या हुआ है जो कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है जी। और ये इन अ वे रियासत पे हमले के मुतरादिफ है। तो इसमें लेकिन दूसरा एलिमेंट ये है इसका कि ये ज़ाहिर है कि सारे पाकिस्तानी हैं और एक पॉलिटिकल वाबस्तगी के साथ लोग हैं इसमें। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है और ये जो अगर मर्सी पिटीशन की थी 19 लोगों ने, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने कंसीड किया है कि वो इसमें इन्वॉल्व थे। क्योंकि अगर वो ये स्टैंड लेते कि वो इन्वॉल्व नहीं थे तो वो अपील में जाते। तो उन्होंने अपील में जाने की बजाय, एक लीगल कोर्स अपील का भी है, उसमें जाने के बजाय उन्होंने मर्सी पिटीशन की, तो जिससे कि फर्दर ये इस्टेब्लिश होता है कि ये वाक़या हुआ था और उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट थी। तो अगर ऐसा समझते हुए पीटीआई की लीडरशिप में कोई भी हो बशमूल इमरान खान साहब के, और वो ये समझते हों कि एक वाक़या हो गया था, इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या इन्वॉल्वमेंट हुई है, गलत हुआ था, सबसे पहले तो ये जज करना कि ये चीज़ गलत हुई थी और ये रियासत पे हमला जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। कोई बाहर से भी करे वो भी अनएक्सेप्टेबल, और मुल्क के अंदर से कोई करे और अपने ही पाकिस्तानी कोई कर रहा हो तो वो भी उसी तरह अनएक्सेप्टेबल है। तो इस हवाले से बिल्कुल ये कंसीडर किया जा सकता है कि ये अगर वाक़या हुआ है और इसमें ये इस्टेब्लिश हो चुकी हैं चीज़ें, और जहाँ तक मैं समझता हूँ गरीदा, जो मैंने देखा है ऑपरेशन जब हो रहे थे और जब केसेस फ्रेम किए जाते थे, तो प्रॉपर एविडेंस, यानी किसी को किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं, तो प्रॉपर एविडेंस की बुनियाद पे चीज़ों को आगे चलाया जाता था, इररिफ्यूटेबल एविडेंस। और जाहिर है कि फिर वो सज़ाएं भी हुई हैं उसमें, और आगे चल के लीगल कोर्स उसका चलता रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये एक चीज़ हुई है कि सज़ाएं हुई, मर्सी पिटीशन हुई और पार्डन भी हो गया, तो ये एक इस्टेब्लिश हो गई है एक प्रेसिडेंस। तो इसको अगर पीटीआई अडॉप्ट करना चाहे विद द अंडरस्टैंडिंग कि हाँ जी ये गलत हुआ था और ये नहीं होना चाहिए था, किसी भी वजह से हुआ, कोई भी अवामिल बने, उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन इंटेंट ये नहीं थी कि, और क्योंकि हो गया वाक़या तो जाहिर है कि अवाम से और स्टेट से माफ़ी मांगना, तो कोई अपनी स्टेट से माफ़ी मांग रहे हैं, कोई बाहर की स्टेट से तो माफ़ी मांग नहीं रहे हैं। राइट सर, डॉक्टर इरशाद अली खान साहब के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अभी जारी है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने इससे पहले कहा कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हल ये है कि मुज़ाकरात डायलॉग के ज़रिए, तो आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूद है? क्योंकि मईशत की अगर बात की जाए तो बहुत से मैक्रो इकनॉमिक जो एलिमेंट्स हैं आपको एक दुरुस्त डगर पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गया है, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है, SIFC का भी आज इजलास हुआ, मज़ीद सरमायाकारी यहाँ पर ख़ासतौर पर जो FDI है वो मज़ीद पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड है। सो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं इकनॉमिक फ्रंट पे।
उसका ज़ाहिर असर जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है आवाम तक आने में वो अभी बरकरार है, माइक्रो उसका जो इकोनॉमिक एलिमेंट है। तो क्या आप समझते हैं कि इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या कोई तासुर अभी भी बरकरार है? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो सबसे इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्शन है वो खुद गवर्नमेंट, हुकूमत वक्त उसको एक्सप्रेस करती है। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि हुकूमत वक्त की भी जो परफॉर्मेंस है, गवर्नेंस है, देखिए उसमें तो बेतहाशा क्वेश्चंस हैं और यकीनन एक कंपोनेंट ऐसा है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का जो कि कुछ बेहतरी दिखा रहा है और खुदा करे ये और बेहतर हो और एतमाद बहाल हो लोगों का। लेकिन ये कि उसके मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है वो अपनी जगह पर है। इसको उससे नहीं करेक्ट करना चाहिए कि एक अपोजिशन है और वो कुछ मुतालबे कर रही है और गवर्नमेंट है वो कुछ अपना काम कर रही है। बुनियादी तौर पे अपोजिशन तो हर गवर्नमेंट में होती है, गवर्नमेंट होती है, उसके सामने अपोजिशन होती है और वो एतराज़ भी करती है। लेकिन गवर्नमेंट इतने फर्म अंदाज में गवर्नेंस के ऊपर देखें तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो आज की तारीख में अगर लॉ एंड ऑर्डर को हम डिफाइन करेंगे तो इट्स वर्सनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और उसके ऊपर जो विजिबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की वो उस तरह से नहीं है। दूसरा एलिमेंट ये है कि लोगों में होपलेसनेस क्रिएट हो रही है, लोग उम्मीद लोगों की जो है वो कमज़ोर होती जा रही है, जो कि बहुत ख़तरनाक एलिमेंट है, जो कि मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि अवाम में एक उम्मीद हो कि आगे अच्छा होगा। लेकिन आज तक अगर आप अक्रॉस द बोर्ड लोगों से पूछें तो वो यकीनन एक नाउमीदी का इजहार करेंगे। तो उनमें उम्मीद जगाने का जो अमल है वो हुकूमत वक्त का होता है कि वो अपनी प्लान सामने रखे, अपनी गवर्नेंस और अपनी विजिबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग करे कि लोगों में एक उम्मीद हो कि ठीक है आज हालात ख़राब हैं लेकिन हमारी हुकूमत ये काम कर रही है तो कल हालात बेहतर हो जाएंगे। वो एक्सप्रेशन मिसिंग है इस वक्त कि कोई ये कहता हमें नजर आए कि कल हालात अवाम में से जो इस वक्त गुजर रहे हैं, हालात में से जो महंगाई का लोगों के ऊपर बोझ है, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके जो मसाइल हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके जो मसाइल हैं, जो डेवलपमेंट है, ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लोगों की जो गुर्बत का जो एलिमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड बन गया है कि पाकिस्तान से बाहर चलो, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हुकूमत वक्त जो है वही एक फोरम ऐसा है जो कि लोगों में कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकती है, जो कि नहीं करती हुई नजर आ रही। तो मेरी तो ये दरख्वास्त होगी, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि गवर्नेंस करें भी और विजिबल भी हों, और विजिबिलिटी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही एतमाद बहाल करेगी लोगों में, उम्मीद का पहलू जो है वही बहाल करेगी। तो ये मेरे कमेंट्स हैं इसके ऊपर। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, और मजीद चीज़ों को भी बेहतर होना चाहिए। और कुछ चीज़ें जो बेहतर हो रही है उसका भी गरीदा हमें बैकग्राउंड पता है कि उसमें कंट्रीब्यूशन, मल्टीपल कंट्रीब्यूशंस हैं, और जो मल्टीपल कंट्रीब्यूशंस की वजह से हो रही है वो सोली हुकूमत उसको पायलट नहीं कर रही है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है। तो इस हवाले से भी उनको भी अपने ये कंसिडर करना चाहिए कि वो इन चीज़ों के ऊपर भरपूर तवज्जो दें। बिल्कुल दुरुस्त बात की, और क्वाइट एप्टली यू हैव पॉइंटेड आउट कि कहाँ कहाँ पे लैकिंग्स हैं, कहाँ कहाँ पे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, कहाँ पर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपने एक शॉर्ट बट कम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड काइंड ऑफ आंसर में आपने सब चीज़ों को जो है ना वो हाईलाइट भी कर दिया है, पॉइंट आउट भी कर दिया है। सो मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डिस्कशन विद यू फॉर टुडे, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप चूँकि साबिक गवर्नर सिंध भी रहे हैं और इस वक्त कराची समेत सिंध के बड़े मसाइल हैं, पीपल्स पार्टी विफाक से नाराज़ है, विफाकी हुकूमत से नाराज़ है, चाहे वो पानी की तकसीम का मामला हो, चाहे वो वसाइल की तकसीम का मामला हो, चाहे वो NFC अवार्ड का मामला हो, चाहे वो, और जहाँ पानी की तकसीम हम दरियाओं के पानी
की तकसीम की बात कर रहे हैं, वहीं पे सिंध में कराची के अवाम को अभी तक पानी जो है वो दस्तयाब नहीं हो सका। बिजली के मसाइल उनके बरकरार हैं। बिजनेस कम्युनिटी का आपने जिक्र किया कराची की, वो किसी हद तक मुतमईन है, ख़ासतौर पे आर्मी चीफ जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं बिजनेस के बूस्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट के बढ़ाव के लिए। सो इन मसाइल को सामने रखते हुए आपको क्या लगता है कि विफाक को या विफाक के साथ कराची समेत सिंध के मसाइल कैसे ठीक होने चाहिए? जी, फरीदा, इस हवाले से मैं थोड़ा सा ये जिक्र करना चाहूँगा कि कुछ माह पहले जब मैंने ये सारी सूरत हाल देखी और जो आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि काफ़ी गैप के बाद मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, तो मैंने जो कुछ माह पहले अपनी ये सारी बातचीत जो शुरू की है उसका बैकग्राउंड ये है कि ये सारे मसाइल, क्योंकि मैं मीडिया पे नहीं था या पॉलिटिकल उस तरह एक्टिव नहीं था, लेकिन लोगों से राब्तों में ज़रूर था मैं, और यहाँ मुलाकातें वगैरह भी होती रहती थी और हम भी कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की प्रपोजिशंस हों, इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज की जाएँ। तो ये सारे बैकग्राउंड था, तो उस पर फिर मैंने पूरी होलिस्टिक सिचुएशन देखते हुए एक स्लोगन इंट्रोड्यूस किया, मेरी पहचान पाकिस्तान के नाम से। और उस स्लोगन का मकसद ये था कि लोगों में इस चीज़ को उजागर किया जाए कि पहचान हमारी पाकिस्तान है और पाकिस्तान को हमने ठीक करना है और उसके लिए यूनाइट होना है। और यूनिटी एक बहुत बड़ा इसमें एलिमेंट है। सेकेंडली, होप एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसको कि हमें रिकेंडल करना है। और जो मैं महसूस कर रहा था, जिस तरह होप कमज़ोर होती जा रही थी लोगों की, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यही थी। तो इस हवाले से जब हमने सारा सिलसिला शुरू किया और इसमें हमने आज कुछ माह हो चुके हैं इस पूरे प्रोसेस को, तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो रही है और लोगों में एक होप का एलिमेंट हम जितना उजागर कर सकते हैं कर रहे हैं। और इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें फर्म बिलीव पाकिस्तान पे ही होना चाहिए, अपनी रियासत पे होना चाहिए, और रियासत है तो सियासत है, ये भी हमें इस फैक्ट को भी समझना चाहिए। अभी आपने जिक्र किया कि कराची के बिजनेसमैन अगर थोड़े मुतमईन हैं तो आर्मी चीफ साहब ने एक स्टेप लिया, उनको लेना पड़ा ना, क्योंकि कुछ कमी थी, कुछ मिसिंग था। जो हुकूमत वक्त है वो अगर 100% परफॉर्म कर रही होती या कम से कम इंटरेक्टिव होती, कम्युनिकेट कर रही होती, मसाइल हल करने की एश्योरेंसेस दे रही होती, तो आर्मी चीफ को ज़रूरत नहीं थी कि उनको जाके एश्योरेंस दें, उनको जाके तसल्ली दें कि हम जो है वो आगे हालात इस तरह होंगे। तो जितने भी मसाइल हैं वो उसमें एक बड़ा मसला ये भी है कि एक तो होप का एलिमेंट है, दूसरा एक एलिमेंट जो है वो एक हेट्रेड क्रिएट की जा रही है, इंस्टिल की जा रही है और उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है बिटवीन दी अफवाज और अवाम। तो ये एक बड़ा खतरनाक एलिमेंट है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है और जिसके ऊपर बड़ा वोकल होने की जरूरत है हुकूमत वक्त को, और इसको इंसेंस करते हुए इस मसले को हल करने की जरूरत है, ताकि क्योंकि ये एक जो हमारे दुश्मन है वो तो चाहता ही यही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अफवाज की ताकत है वो गैर मुतज़लज़ल और हमें पूरा यकीन है कि कोई आंख उठा के नहीं देख सकता पाकिस्तान को। लेकिन ये एक एलिमेंट ऐसा है कि जो बाहर से हमारा दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है उसको ये स्पेस मिल रही है कि लोगों में उम्मीद भी कम है, लोगों में अफवाज के खिलाफ नफरत भड़काओ और पाकिस्तान को कमज़ोर से कमज़ोर और तबाही की तरफ लेके जाओ। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी हुकूमत वक्त से कि वो अगर आम हालात में अगर जितना काम करना पड़ता है उससे 10 गुना काम आगे बढ़ के करें, विजिबल नजर आए, गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, लोगों के मसाइल हल करें, लोगों में उम्मीद का जो एलिमेंट है उसको मजबूत करें, तो फिर जाके और साथ साथ डायलॉग करें, मल्टीपल फैसेट के ऊपर काम करें,
तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को इन मसाइल से, इन चैलेंजेस से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इश्तुल इबाद खान आज प्रोग्राम में हमसे एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर काइंड टाइम। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू इंशाल्लाह मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।